आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ का है से सोशल साइंस का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें है से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनेगा अध्याय 1 अध्याय 2 में, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मेरा है से फुल मकसद रहेगा कि आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें 30 अंक लाने के में आप लोग सक्षम हो सके। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का है, जो कि हर एक चैप्टर का, यानी कि आज ऐसे 1 अध्याय 2 का हम लाने वाले हैं, जो कि फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो पार्ट 2 में ऐसे अध्याय 3 अध्याय 4 रहेगा। उसी तरह से फिर नेक्स्ट पार्ट में रहेगा था अध्याय 5, फिर भूगोल का स्टार्ट होगा, जो कि भूगोल का से अध्याय 1 अध्याय 2 रहेगा नेक्स्ट मतलब पार्ट में। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यानी जो हम सीरीज चला रहे हैं, यानी कि रिवीजन क्लास कर सकते हैं इसे। तो रिवीजन क्लास में जितना भी रहेगा वो सारा का हम चैप्टर का कवर कराने वाले हैं, जो कि हम ऐसे इतिहास का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि अध्याय 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक ऐसे हम इतिहास का पूरा कंप्लीट कराएंगे। और उसी तरह से भूगोल का ऐसे हम कराने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा अध्याय 7 तक है इसका भूगोल का। फिर नागरिक शास्त्र का ऐसे इसी तरह से अध्याय 8 तक है, 1 से 8 तक से हम कवर कराने वाले हैं, जो कि हर एक अध्याय में ऐसे हर एक वीडियो में 2 अध्याय कंप्लीट होगा, जिसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, फिर अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का भी ऐसे इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि हमसे सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारा विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, जो कि क्लास टेंथ का से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि मेरा फुल मकसद रहेगा क्या कि 30 नंबर में आप लोग का 30 अंक प्राप्त हो, 30 अंक में 30 अंक प्राप्त हो, जिसमें ऐसे नंबर की कटौती नहीं होता। आप लोग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा, यानी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन लिखिएगा, तो उसमें ऐसे 50 नंबर का रहता है, तो आप लोग ऐसे इसमें फुल मार्क्स नहीं ले पाइएगा। पर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग फुल नंबर ला सकते हैं। तो मेरा इसी का मकसद रहेगा कि आप लोग ऐसे 30 से 30 नंबर आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए मेरा ऐसे इस सीरीज लेकर आए हैं, जो कि रिवीजन सीरीज इसे कह सकते हैं। रिवीजन सीरीज है से जो कि पूरा चैप्टर का कवर करने। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी सब्सक्राइबर से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, जो कि अगला नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ही आएगा। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी ऐसे 30 नंबर फुल नंबर उठा सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अध्याय 1 देखेंगे, जो कि इतिहास है। इतिहास में से अध्याय 1 देखेंगे, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, जो कि अध्याय 1 में है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हिस्ट्री देखेंगे, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कि भारत के समकालीन भारत और समकालीन विश्व, यानी कि जो भारत में इस समय चल रहा होगा, जिस समय ऐसे विश्व में चल रहा होगा, तो विश्व का इतिहास हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि विश्व में भारत में चल रहा था तो उस समय विश्व में क्या चल रहा था वो हम ऐसे इस इतिहास में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसके बारे में जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन अध्याय 1 में देखेंगे। कम से कम ऐसे इसमें हम 30 से प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी के अंदर में आप लोग ऐसे जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। तो इसलिए बात ध्यान में रखिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का उठाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से। तो इसको जितना बार आप लोग देखिएगा उतना ही फायदा आप लोग का रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग का क्लियर दिखेगा। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 1 कहा गया कि किसी राष्ट्रीय में सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि निरंकुशवाद कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीयवाद कहते हैं, कि तीसरा ऑप्शन है कि रूढ़िवाद कहते हैं, कि फोर्थ ऑप्शन है कि उदारवाद कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कहा गया है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता में मिलकर बनती है, यानी कि राजनीतिक सत्ता से और उसकी सांस्कृतिक सत्ता दोनों से मिलकर बनती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन देखिएगा कि यहाँ पे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि गणराज्य कहते हैं, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि राष्ट्रीय राज कहते हैं, फिर फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि राजतंत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसका बाद ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन में 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी, यानी कि एक 4 चित्र था, जो आप लोग यहाँ पे ध्यान में देखेंगे। यानी कि इतिहास का फर्स्ट अध्याय खोलिएगा तो वहाँ पे 4 चित्र बनाया हुआ है, जो कि आप लोग चारों चित्र के मतलब वो एक ही चित्र में 4 प्रकार के चित्र बनाया हुआ है। तो वही कहा गया यहाँ पे कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया, यानी कि उस चित्र का से किस कलाकार ने बनाया जिसमें उन्होंने अपनी सपनों की का संसार रचा था, यानी कि उस सपनों का संसार रचा था उस चित्र में। तो आप लोग ऐसे वहाँ पे चारों चित्र है से एक ही फिगर में है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 अलग अलग चित्र है, जो कि किसने बनाया था। इसका पहला ऑप्शन सुनिएगा कि कार्ल केस्पर, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि फेडरिक सरयू, और तीसरा ऑप्शन सुनिएगा कि दिलार कोवा, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि गीवा कोमा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा, फेडरिक
सरयू इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि एक व्यक्ति है अर्नेस्ट रेनन, ये कौन थे? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कि जर्मन दार्शनिक थे, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि रूसी दार्शनिक थे, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि ब्रिटिश चित्रकार थे। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी समाज की व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि लुइस फिलिप्स ने, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि कैरोल कुरपिक्सी ने, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि इमेजनी ने, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि योहान गाडरफिर ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मेजनी ने इसका किया था, नहीं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से किन देशों ने से मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि ब्रिटिश, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। चार देश है यहाँ पे। फोर्थ सेकेंड ऑप्शन सुनिएगा कि ब्रिटिश, रूस, फ्रांस और अमेरिका। यहाँ थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि ब्रिटिश, जर्मनी और इटली और फ्रांस। यहाँ फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि ब्रिटिश, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने चारों मिलकर है नेपोलियन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नंबर 7 कहा गया कि राष्ट्रीयवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि रूसी क्रांति के साथ, और थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, और फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा गया है कि एकीकरण के बाद जर्मनी कहाँ से सम्राट किसे घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि रूस के राजा निकोलस के, सेकेंड ऑप्शन सुनिएगा कि प्रास के राजा विलियम प्रथम के, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि ऑटो वान विस्मार्क के, फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि काउंट कैमिलो दे काबूर को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रास के राजा विलियम प्रथम को सौंपा गया था, यानी कि जो सम्राट बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सेकेंड जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे यहाँ पे है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इटली ऐसे कितने राज्यों में विभक्त था 19वीं सदी में? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि 2 में, कि बी ऑप्शन सुनिएगा कि 5 में, कि सी ऑप्शन सुनिएगा कि 7 में, और डी ऑप्शन सुनिएगा कि 8 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 7 राज्यों में विभक्त था, यानी कि इटली ऐसे कितने 7 राज्यों में विभक्त था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि यहाँ पे भी जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि देवदार को, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि बलूत को, तीसरा ऑप्शन सुनिए कि शोक को, फिर फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि अशोक को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलूत को माना जाता है, यानी कि जर्मन का वीरता किसे माना जाता है? बलूत को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 11 चलते हैं कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो ये संधि कब हुई थी? 1829 में हुई थी, कि 1830 में, कि 1831 में, कि 1832 में? यहाँ पे देखिएगा कि लगातार दिया हुआ था। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1932 में हुई थी, यानी ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 12, किसकी छवि सिक्कों का और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? तो किसके ऐसे छवि ऐसे सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था? यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि मारिन आन को, कि दूसरा जर्मेनिया को, कि तीसरा ऑप्शन है कि भारत माता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जर्मेनिया को ऐसे अंकित किया गया था, यानी जिसका छवि सिक्कों पर डाक टिकट पर अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि इंग्लैंड और यहाँ पे आर है, मैंने किसके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था? किसके बीच में? तो रूस पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कि स्कॉटलैंड, कि फोर्थ ऑप्शन है कि जर्मनी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देखिएगा कि ऐसे 2 भाग में है, तो आधा में ऐसे ब्रिटेन है और आधा में स्कॉटलैंड है। और स्कॉटलैंड के भाग है और आधा में ऐसे ब्रिटेन का भाग है। यहाँ पे आप लोग ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया कि जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ से चांसलर थे? कहाँ के चांसलर थे बिस्मार्क? यहाँ पे ये कहा गया था। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, कि बी ऑप्शन सुनिए कि बर्लिन के थे, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि प्रास के, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए थे? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रास के थे चांसलर, यानी कौन? बिस्मार्क कहाँ के? प्रास के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता, यानी कि जब जनता एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक सीमा में रहते हैं, तो इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? यानी कि जब एक सीमा के अंदर रहते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं जनता, तो वह से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? पहला, सामान्य संस्कृति के साथ जुड़े हुए होते हैं, कि सामान्य इतिहास के साथ जुड़े हुए होते हैं, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि भाषा और लोक परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, कि इनमें से सभी, यानी उपयुक्त में से
सभी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऐसे जुड़े हुए थे। जब भी एक सीमित क्षेत्र में ऐसे कोई जनता रहते हैं, यानी कि एक क्षेत्र में रहते हैं, तो उसमें ऐसे ये सभी प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिएगा कि बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, रूस में, कि जर्मनी में, कि फ्रांस में, कि ब्रिटेन में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया कि वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। यानी पहला ऐसे नारीवादी कहते हैं, कि विकासवादी कहते हैं, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि समाजवाद कहते हैं, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नारीवाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि मार्सेले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि इटली के, कि जर्मनी के, कि दूसरा थर्ड ऑप्शन सुनिए कि रूस के, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि फ्रांस के। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस के ऐसे मार्सेले ऐसे राष्ट्रीय भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे 19। क्वेश्चन नंबर 19 से कहा गया है कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया है। पहला ऑप्शन सुनिएगा कि मेजनी ने, कि बी ऑप्शन सुनिएगा कि बिस्मार्क ने, कि सी ऑप्शन सुनिएगा हिटलर ने, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि काबूर ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन सुनिए कि दिदरो को, कि नेपोलियन को, कि सी ऑप्शन सुनिए रूसो के, कि फिर डी ऑप्शन सुनिए कि जॉन लॉक को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है कि यांग इटली और यांग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने करते। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो ने इसका ऑप्शन सुनिए कि 1804 में हुआ था, कि बी ऑप्शन सुनिए कि 1805 में हुआ था, कि सी ऑप्शन सुनिए कि 1815 में, कि डी ऑप्शन सुनिए कि 1830 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1815 में ऐसे वियना की संधि हुई थी। इस बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 देखिएगा कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सुनिएगा कि बिस्मार्क के कथन है, कि मेटरनिख के कथन है, कि नेपोलियन को कथन है, कि मेजनी के कथन है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिख का कथन है, कि जब ऐसे फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि मेटरनिख का कथन है। नेक्स्ट ऑप्शन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि काबुल को राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय ने किस पद पर से नियुक्त किया था। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा सेनापति, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि राजदूत, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि गृह मंत्री, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रीयवाद तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि जर्मनी क्षेत्र था, कि एशियाई क्षेत्र था, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि बाल्कन क्षेत्र था, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि ऑस्ट्रिया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल्कन क्षेत्र था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखा गया कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था। तो यहाँ पे ऐसे किस देश होगा, किस देश को बताया था। पहला ऑप्शन है कि यूनान को, दूसरा ऑप्शन सुनिए कि फ्रांस को, थर्ड ऑप्शन सुनिए रूस को, और फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि इंग्लैंड के। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनान को कहा गया था, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि 1870 में, कि बी ऑप्शन सुनिए 1871 में, कि सी ऑप्शन सुनिए कि 1861 में हुआ था, कि डी ऑप्शन सुनिए कि 1860 में हुआ था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1871 में ऐसे जर्मनी का 28। क्वेश्चन नंबर 28 ऐसे यहाँ पे है, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग का क्लियर दिख रहा होगा कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। वहाँ जर्मनी का एकीकरण हुआ था जो कि 1871 में हुआ था, और यहाँ पे इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि 1861 में, कि सेकंड ऑप्शन सुनिए कि 1862 में, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि 1871 में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि 1870 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1861 में से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि नेपोलियन ने किया था, कि हिटलर ने किया था, सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सुनिए बिस्मार्क ने, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि काबूर ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपोलियन ने किया था, नहीं ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन सुनिए भारत में, कि दूसरा ऑप्शन सुनिए इंग्लैंड में, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए रूस में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि जर्मनी में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन सुनिए कि रूसो ने, कि बी ऑप्शन सुनिए कि मेटोस्कोई ने, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि दिदरो ने, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि बाल्टेयर ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो
जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो ने किया था। सामाजिक उपबंध का नामक पुस्तक की लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि प्रास के, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि फ्रांस की, थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि ऑस्ट्रिया के, फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि रूस को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रास के पहल से हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी ए सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? पहला ऑप्शन सुनिए कि 1848 में, बी ऑप्शन सुनिए कि 1856 में, सी ऑप्शन सुनिए कि 1860 में और डी ऑप्शन सुनिए कि 1871 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश की नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन सुनिए कि मेतिनिया का है, दूसरा ऑप्शन सुनिए कि वाल्टेयर के है, थर्ड ऑप्शन सुनिए रूसो के है और डी ऑप्शन सुनिए कि दिदरो के है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि अध्याय 1 कहाँ से सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो कि अध्याय 1 का जितना भी क्वेश्चन बना है उसका सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इसके अंदर से ही आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ये 100% आप लोग मान के चलिए कि इसका अंदर से ही है, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। तो इसलिए जितना बार भी इसको आप लोग देखिएगा तो आप ही लोग को फायदा रहेगा और आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल नंबर उठा पाएंगे। तो चलिए अब अध्याय हम 2 की ओर चलते हैं। अध्याय 2 में यहाँ पे हंसे आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्याय 2 में भारत की राष्ट्रवाद यहाँ पे है, जिसमें इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो कि इसके अंदर से ही आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अध्याय 2 यानी इतिहास का अध्याय 2 हंसे भारत में राष्ट्रवाद का कराने वाले, जो कि ऐसे जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहेगा। वो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन कराने से पहले अगर इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जितने भी नोटिफिकेशन आने वाले होंगे इस चैनल के माध्यम से वो आप लोग के ऐसे जल्दी ही पहुंच पाएंगे, ताकि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जितना भी वीडियो बनाएंगे वो सारा वीडियो आप लोग ऐसे जल्दी पहुंच पाएगा और आप लोग आसानी से देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सुनिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो पहला ऑप्शन यहाँ सुनिए कि 1913 में, कि 1914 में, कि 1915 में, कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि 1916 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1915 में ऐसे महात्मा गांधी ऐसे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1915 नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखिए कि यह सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में से पारित हुआ था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन में हुआ था, कि दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में हुआ था, कि ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए, फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि 1920 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिसंबर 1920 के कानपुर अधिवेशन में हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सुनिएगा कि 1982 में, कि थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन सुनिए कि 1983 में, कि फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन सुनिए कि 1884 में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि 1885 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी उसे कांग्रेस बोला जाता था। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। नंबर फोर्थ यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी ने किस वर्ष से बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि 1916 में किए थे, कि 1917 में किए थे, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि 1918 में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि 1919 में किए थे। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 1917 में किए थे। यानी चंपारण कब गए थे गांधी जी? तो 1917 में गए थे, यानी कि बिहार के चंपारण में गए थे, तो 1917 में ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन सुनिए कि बाबा रामचंद्र ने, सेकेंड ऑप्शन सुनिए कि जवाहरलाल नेहरू ने, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी ने, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र ने किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसे अवध में ऐसे किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि 1918 में हुआ था, कि 1919 में हुआ था, कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि 1920 में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि 1921 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि अलूरी सीताराम राजू, सेकेंड ऑप्शन सुनिए कि बाबा सीतारमन, थर्ड ऑप्शन सुनिए कि बाबा जयदेव, की फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि बाबा रामचंद्र। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा रामचंद्र था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए कि असम में बागवान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि वे हड़ताल पर चले गए। फिर सेकेंड ऑप्शन सुनिए कि उन्होंने ऐसे बागवानों को नष्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन सुनिए कि वे बागवानों को छोड़कर घर की ओर चले
गए। फिर थर्ड डी ऑप्शन सुनिए कि उन्होंने ऐसे हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया था। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो बागवानों को छोड़कर ऐसे घर की ओर चले गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जब असम में ऐसे बागवानों श्रमिकों का असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था, यहाँ पे ध्यान में देखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि खेड़ा आंदोलन को, कि सेकंड ऑप्शन सुनिए कि बारदौली के, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि चंपारण आंदोलन को, कि सत्याग्रह आंदोलन को, यानी कि डी ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बारदौली आंदोलन को से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा गया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, कि बी ऑप्शन सुनिए कि लगान से संबंधित नई कानून बनाने के लिए, कि फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन सुनिए कि व्यापारिक से संबंधित कानून बनाने के लिए, कि डी ऑप्शन सुनिए कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि जवाहरलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, कि दूसरा ऑप्शन सुनिए कि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि लखनऊ समझौते किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन सुनिए कि 1916 में हुआ था, कि 1918 में हुआ था, कि 1920 में हुआ था, कि 1922 में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि 1919 के अरब में, बी ऑप्शन सुनिए कि 1919 के तुर्की के शासक के, और थर्ड ऑप्शन सुनिए कि 1920 के फ्रांस के शासक के समर्थक से शुरू हुआ था, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि 1921 के ईरान के शासक के समर्थक से शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 के तुर्की शासक के समर्थक से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान, यानी बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता है सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से? पहला ऑप्शन सुनिए कि सर सैयद अहमद खान को, बी ऑप्शन सुनिए कि आगा खान को, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी। था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को ऐसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कि गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे, कि बी ऑप्शन सुनिए कि श्रीमती एनी बेसेंट ने दिए थे, कि डी ऑप्शन सुनिए कि सी ऑप्शन सुनिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि डी ऑप्शन सुनिए कि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो इसका सही जवाब लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि चोरी चौरा का हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिए थे? यानी कि चोरी चौराहा से कांड हुआ था, तो उसके बाद ऐसे किस आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था? तो पहला है सत्याग्रह आंदोलन को वापस लिए थे, कि बी ऑप्शन सुनिए कि असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, कि डी ऑप्शन सुनिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिए थे, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिए कि भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लिए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह असहयोग आंदोलन को ऐसे वापस लिए थे गांधी जी ने, जब चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया था? तो पहला डायर समिति का गठन किया गया था, कि मेंटिग्यू समिति का गठन किया था, कि चेम्सफोर्ड समिति का गठन किया गया था, डी ऑप्शन सुनिए कि हंटर समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हंटर समिति का गठन किया गया था, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए? पहला ऑप्शन सुनिए कि आमरण अनशन से किए थे, दूसरा ऑप्शन सुनिए कि केसरी हिंद पदक वापस करके, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि दांडी यात्रा से, कि डी ऑप्शन सुनिए कि स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा से शुरू किए थे। इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिएगा कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? पहला ऑप्शन सुनिए कि रॉलेट एक्ट में था, बी ऑप्शन सुनिए कि वर्नाकुलर एक्ट में था, कि सी ऑप्शन सुनिए कि साइमन कमीशन में, कि थर्ड डी ऑप्शन सुनिए कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट में था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट में था, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पहला ऑप्शन सुनिए कि 4 मार्च
1929 को, कि बी ऑप्शन सुनिए कि 5 मार्च 1931 को, कि डी सी ऑप्शन सुनिए कि 6 मार्च 1932 को, कि डी ऑप्शन सुनिए कि 4 मार्च 1930 को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 21, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि 31 अक्टूबर 1929 को, कि बी ऑप्शन सुनिएगा कि 30 जनवरी 1932 को, कि सी ऑप्शन सुनिएगा कि 12 मार्च 1931 को, कि डी ऑप्शन सुनिएगा 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ऐसे महात्मा गांधी नमक कानून को भंग किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने, कि बी ऑप्शन सुनिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि सी ऑप्शन सुनिएगा कि महात्मा गांधी ने, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन इसका सुनिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कि बी ऑप्शन सुनिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि सी ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी, की डी ऑप्शन सुनिएगा कि सुभाष चंद्र बोस था। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज का नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? पहला ऑप्शन सुनिएगा कि लाहौर के अधिवेशन में कहा गया था, कि दूसरा ऑप्शन सुनिएगा कि नागपुर के अधिवेशन में, कि थर्ड ऑप्शन सुनिएगा कि लखनऊ के अधिवेशन में, कि फोर्थ ऑप्शन सुनिएगा कि कोलकाता के अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाहौर के अधिवेशन में कहा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग से किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर के अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि 1928 के दिल्ली में हुआ था, कि बी ऑप्शन सुनिए कि 1930 के मद्रास में हुआ था, कि ऑप्शन सी सुनिए कि 1920 के नागपुर में हुआ था, कि 1930 के ऐसे लंदन में हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1930 के लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, यानी कि सभी गोलमेज सम्मेलन कहाँ? लंदन में हुआ था। एक बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो सभी ऐसे गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, यानी कि प्रथम भी लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिएगा कि आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि बाबा रामचंद्र ने किया था। दूसरा ऑप्शन सुनिए, सेकंड ऑप्शन सुनिए कि अलूरी सीताराम राजू ने किया था, कि थर्ड ऑप्शन सुनिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि डी ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलूरी सीताराम राजू ने किया था, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिएगा, किस एक्ट के तहत ऐसे बागवानों में काम करने वाले मजदूर, जो बागवान में काम करते थे, उन मजदूरों को ऐसे बगैर इजाज़त के बागवान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, यानी कि बगैर इजाज़त के ऐसे बाहर जाने की छूट नहीं था। किस एक्ट में था ये? रॉलेट एक्ट में था, कि वर्नाकुलर एक्ट में था, कि सी ऑप्शन सुनिएगा कि इंग्लैंड इरिगेशन में था, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि साइमन कमीशन में था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 देखिए, भारत के लिए डोमिनियल स्टेट और गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? पहला ऑप्शन सुनिए कि लॉर्ड रिबन ने, कि दूसरा ऑप्शन सुनिए कि लॉर्ड इरविन ने, कि सी ऑप्शन सुनिएगा लीटन ने, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि डलहौजी ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इरविन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कि बी ऑप्शन सुनिए कि महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन सुनिएगा बाल गंगाधर तिलक ने, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन सुनिए कि 1942 में हुआ था, कि बी ऑप्शन सुनिए कि 1943 में, कि डी ऑप्शन सुनिएगा कि सी ऑप्शन सुनिए 1944 में, डी ऑप्शन सुनिए 1945 में। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1942 में से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, यानी कि 1942 ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन सुनते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, सेकंड ऑप्शन सुनते हैं महात्मा गांधी, की थर्ड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है से जवाहरलाल नेहरू। तो करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि समाप्त हो चुका है, जो कि अध्याय 1 और अध्याय 2 ऐसे समाप्त कर चुके हैं, जिसमें ऐसे इतने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जो करीब ऐसे 60 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं। इसकी का अंदर ऐसे आने का संभावना 100% बनेगा। तो इसको आप जितना बार देखिएगा उतना बार आप लोग के लिए फायदा है। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को और लाइक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जितने भी आने वाला वीडियो रहेगा रिवीजन क्लास का, वो सारा भी रिवीजन क्लास का आप लोग ऐसे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।